हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी हेल्दी होंगे। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से इसको रीड आउट करने वाले हैं और अच्छे से लाइन टू लाइन हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आज के सेक्शन के अंदर मोस्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, लाइक जेड स्कीम क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र जो कि रिएक्शन सेंटर होता है उसमें मौजूद क्लोरोफिल ए, जो कि आपको पता है 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। 680 या फिर 680 से कम के जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है उसको ये अब्जॉर्व करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको ले लेता है और इन्हें फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर साइटोक्रोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर इनको पहुंचा दिया जाता है। तो ये सारी वर्ड जो आप लोग देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको चेन हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वगैरह, ये सभी चीज़ें है क्या एक्चुअली। तो आप सभी के लिए सब कुछ ये नया है, तो क्यों ना पहले इन सभी चीज़ों को हम लोग एक बार चेकआउट करें, एक बार देख ले कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही की ये बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर साइटोक्रोम क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो उन सभी की बातें पहले हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग जेड स्कीम को अच्छे से देखने वाले हैं वन बाय वन। ध्यान से देखना, मान लो ये एक ग्रेनम है, मैं यहाँ पर एक ग्रेनम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये ग्रेनम है, ठीक है। ये क्या है? ग्रेनम है। ओके, ग्रेनम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा, मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बायलेयर से बनी होती है, लिपिड की बायलेयर से बनी होती है। आपने पढ़ा होगा ये सेल वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो इस लिपिड की बाय मेम्ब्रेन से जो बना होता है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, लाइक मैं इस मेम्ब्रेन को बना रहा हूँ। आप लोग ये मत समझ लेना कि ये मैंने दो मेम्ब्रेन बनाई है, नहीं, ये इसी मेम्ब्रेन को मैंने बनाया है। जैसे यहाँ पे लिपिड की बाय मेम्ब्रेन जो बन रही है उसी को मैंने थोड़ा सा ब्रॉड किया हुआ है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन जो है वो मैंने इसको लार्ज कर दिया, समझ रहे हो बात को, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अंदर ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसको समझने के लिए मैंने इस मेम्ब्रेन को इस तरह से बड़ा बना दिया, इस मेम्ब्रेन को मैंने बड़ा बना दिया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को सामने बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये वाली मेम्ब्रेन बना दी जो कि किसकी है? थाइलेकोइड की है। तो इस मेम्ब्रेन को ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर्व कर रहा हूँ इसको, ताकि आप लोग समझ जाओ कि यहाँ से मैंने इसको कर्व कर दिया। तो इसके आउटसाइड जो होगा वो क्या है? थाइलेकोइड के बाहर होता है स्ट्रोमा, यहाँ पर क्या है? स्ट्रोमा, और इसके अंदर क्या है? ल्यूमेन। क्या है अंदर? इसके ल्यूमेन प्रेजेंट है, समझ रहे हो बात को। ये मैंने यहाँ पर थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन थी उसकी स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक दो लिपिड्स बना देता हूँ, क्योंकि आपको पता है बाइलेयर होता है लिपिड्स की ये मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ये बाई मेम्ब्रेन नहीं, ये सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ओके, इस मेम्ब्रेन के अंदर की साइड लगा होता है यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड। ये क्या है? फोटो सिस्टम सेकंड, जो क्या करता है 680 नैनोमीटर के कम वेवलेंथ को अब्जॉर्व करने का काम करता है। क्लियर सी बात है, 680 नैनोमीटर के कम वेवलेंथ की लाइट को ये अब्जॉर्व करता है, ठीक है। यहाँ पर ये लाइट को ये अब्जॉर्व कर रहा है। चलो, इतना बात पता चल गया। ये लाइट को अब्जॉर्व करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। क्या एक्साइट होते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन दिया जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जी हाँ, जो आपने एनसीईआरटी में अभी जो लाइन पढ़ी थी उसके अंदर लिखा हुआ था प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही को दिया जाता है, यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है दोस्त? याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं फियोफाइटिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फियोफाइटिन। ये जो फियोफाइटिन है इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसने दिया? फोटो सिस्टम सेकंड ने। ये क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब उसके बाद ये जो फियोफाइटिन होता है ये इलेक्ट्रॉन को किधर ट्रांसफ़र करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको, प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन देता है। किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, अब प्लास्टोक्विनोन। समझ में आ गया, ओके। ये जो प्लास्टोक्विनोन होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर। किसको इलेक्ट्रॉन देता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ये साइटोक्रोम मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, चलो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ओके, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ओके, यह है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जिसको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, लाइक साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले किसको ट्रांसफ़र करेगा, ये साइटोक्रोम B6 को, देन ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र होगा, साइटोक्रोम F को। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन, किसको जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे, याद रखना फोटोसिस्टम फर्स्ट को। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र होंगे। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P700 बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं P680। ओके, यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट जो होता है वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। जो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन ने फोटोसिस्टम फर्स्ट को दिया था, अब ये फोटोसिस्टम फर्स्ट किसको ट्रांसफ़र करेंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट करेंगे इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, FeS होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, FeS होता है। फिर ये जो FeS होता है ये इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफ़र करेगा, Fd यानी कि फेरोडॉक्सिन को ये ट्रांसफ़र करता है। ये फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, इसकी मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि आउटर जो साइड होता है वहाँ पर लगा होता है एक NADP रिडक्टेज एंजाइम। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, NADP रिडक्टेज एंजाइम को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिससे होगा क्या, ये जो NADP पॉजिटिव है इसको ये अपचयित कर देता है, इसको ये रिड्यूस कर देता है। साथ में क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पर H+ आयन, तो ये H+ आयन लेकर क्या बनाएगा, NADPH बनाता है। क्या बनाता है, NADPH बनाता है। वहीं अगर H+ आयन ये 2 लेगा तो ये क्या बनाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NADPH को क्या लिख सकते हैं, NADPH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, जो कि अपनी NCERT ने इस तरह से बता रखा है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो H+ के साथ में बाइंड होके NADP पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी कि NADP पॉजिटिव जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है, जिससे क्या होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्कीम होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम लोग इसको बोलते हैं। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस से घूम के फोटोसिस्टम सेकेंड के पास नहीं आ रहा। फोटो का मतलब होता है यहाँ पर ATP फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, लाइट की रिक्वायर्ड होती है। क्लियर सी बात है, ओके। अब हमारे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकेंड से, ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकेंड से एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो इस थाइलाकोइड की ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइसिस हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में, याद रखना,
एमन यानी मैग्नीज एंड क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है। वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन निकलती है, साथ में 4 H+ आयन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। ये जो 4 H पॉजिटिव आयन होते हैं, ये जो 4 H पॉजिटिव आयन जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ये इस झिल्लिका के पास लगा एक एंजाइम्स या फिर ऐसे बोले पार्टिकल्स जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। जो किसका फॉर्मेशन करेगा? एटीपी का, जो हम लोग आगे देखेंगे कीमोऑस्मोसिस के अंदर। जो कीमोऑस्मोसिस थ्योरी है उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो याद रखना यहाँ पर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। कहाँ पर है ये? इस ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्ट्रोमा के अंदर जो H+ आयन होते हैं उनको ये प्लास्टोक्विनोन पंप करके किधर भेजता है? याद रखना, ये भेजता है ल्यूमेन की साइड। प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो H+ आयन को किधर भेजता है? ल्यूमेन के साइड भेजता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो ये है जेड स्कीम कंप्लीट, जिसके अंदर याद रखना NADPH का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा? NADP रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम को हम लोग एक नाम और भी बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम भी बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है इसको। तो ये हो गया अपना नॉन साइक्लिक वाला पार्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो चलिए NCERT की वो लाइनें अब रीडिंग लगाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में पता चल गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चल गया, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन के बारे में पता चल गया। हर चीज़ हमने जेड स्कीम के अंदर देख ली है। अब हम लोग रीडिंग लगाएंगे अपनी NCERT का वो पैरा। ओके, तो मैं फिर से इस पैरा को रीडिंग लगा रहा हूँ स्टार्टिंग से, फिर से हम लोग देखेंगे। फोटोसिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए जो कि 680 नैनोमीटर से कम लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, कम लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। एक सेकंड, ठीक है, अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वहाँ से एक्साइट होता है और नाभिक से दूर चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन लेता है? यहाँ पर साथ साथ लिखते हुए चलो, कौन लेगा यहाँ पर बच्चों? याद रखना, फियोफाइटिन। कौन लेगा यहाँ पर? फियोफाइटिन लेगा, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे। और इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6, देन साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, इस चेन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर लगा होता है बीच में साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम को फिर दे दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी, अधोगामी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, डाउन हिल। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना इस चीज़ को। इसको हम लोग बोलते हैं डाउन हिल। जो अपचयोपचय विभव मापन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में होता है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का मतलब क्या हो गया? मैंने यहाँ पे लिखा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन चेन से, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, देन साइड, मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर हर चीज़ें एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? फियोफाइटिन, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से कहाँ जाता है? प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से जाता है साइटोक्रोम B6, देन साइटोक्रोम F, उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन। क्लियर हो गया? ओके, तो ध्यान से देखना, ये जो कंप्लीट चेन बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्हीं के माध्यम से घूमता हुआ कहाँ पे जाता है? फिर ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर जाता है, ठीक है। तब उनका उपयोग नहीं होता, यानी इस पूरी चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ नहीं होता है, बल्कि उन्हें फोटोसिस्टम फर्स्ट के वर्णकों को दे दिया जाता है। अब देखो, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? फोटोसिस्टम फर्स्ट को इन्होंने दे दिया है। इसके साथ ही फोटोसिस्टम फर्स्ट का फिर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश के 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है, और ये अन्य ग्राही अणु की बात कर रहा है, जिसके द्वारा क्या हो जाता है? रेडॉक्स विभव अधिक हो जाता है। ओके,
तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट फिर इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, याद रखना, इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट प्रोटीन बोलते हैं या फेरस सल्फर प्रोटीन बोलते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, फेरोडॉक्सिन के पास जाता है, उसके बाद जाता है ये NADP रेडक्टेज एंजाइम के पास में जाता है। तो याद रखना इस चीज़ को। और इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करता है यानी कि डाउनहिल मूवमेंट करता है, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP पॉजिटिव अणु की ओर जाता है। NADP पॉजिटिव अणु, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिडक्टेज एंजाइम होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। ओके, जो NADP पॉजिटिव अणु की ओर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स NADP पॉजिटिव को अपचयित यानी कि उसका रिडक्शन करके क्या बनाता है, NADPH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव बनाता है। अब बात समझ में आ गई जो हमने अभी आपको समझाया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना फोटोसिस्टम सेकंड से शुरू होती है, ठीक है। फोटो सिस्टम सेकंड से शुरू होती है और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए फर्स्ट तक आती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना अन्य ग्राही में स्थानांतरण, और फिर क्या होता है, ये अधोगामी यानी डाउन हिल होकर NADP पॉजिटिव को ये अपचयित कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या बनता है, NADPH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव यहाँ से बन जाता है। इस पूरी योजना को हम लोग Z के आकार की बता सकते हैं। ये जो सारी हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये Z शेप में होती है। जो हमने अभी किया था वहाँ पर आपने देखा था Z शेप में होती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं Z स्कीम। ये आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपचयोपचय विभव माप पर हो। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर मॉलिक्यूल कब ब्रेक होता है, किस टाइम ब्रेक होता है और कहाँ पर होता है। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं जेड स्कीम के अंदर, पहला पॉइंट आता है वाटर का टूटना, ठीक है, वाटर का ब्रेक होना, हाइड्रोलाइसिस। अब आप पूछोगे कि फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर कौन करता है, तो यहाँ पर आप लिख लेना भैया वाटर करता है, ठीक है। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम सेकंड में निकलते हैं उनकी जगह है निश्चित ही दूसरों को लेनी चाहिए। बिल्कुल, जो सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं फोटोसिस्टम सेकंड से, उनकी भरपाई कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। क्लियर बात होगी? ओके। जल विघटन यानी जल जब टूटता है उसका संबंध फोटोसिस्टम सेकंड से है। अगर आपसे पूछे कि जल का टूटना कहाँ पर होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के अंदर, तो याद रखना फोटोसिस्टम सेकंड के पास वाटर ब्रेक होता है। जो प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, सेकंड होता है, जल H पॉजिटिव, ऑक्सीजन तथा इलेक्ट्रॉन, इन तीन चीज के अंदर वो टूटता है जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। इससे जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है बच्चों याद रखना, ये फोटोसिंथेसिस का एक प्योर प्रोडक्ट होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड से उपलब्ध कराए जाते हैं। देखना ध्यान से, मैं फिर से उसी अपना जेड स्कीम के पास आ रहा हूँ, देखना ध्यान से, अच्छे से देखना। देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कौन कर रहा है, ये फोटोसिस्टम सेकंड कर रहा है, क्योंकि फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते कहाँ पर आ रहे हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ रहे हैं। फोटोसिस्टम सेकंड के पास जो इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति है वो कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, जल का अणु कर रहा है। ये किसके प्रेजेंस में टूटता है, ये एमन यानी मैग्नीज और क्लोराइड के प्रेजेंस में टूटता है। कई बुक्स के अंदर आपको यहाँ पर कैल्शियम यानी Ca भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो Mn और Cl ही होता है। इनके प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोलाइसिस होता है यानी ब्रेक होता है, जिससे ऑक्सीजन और 4 H+ आयन और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये जो H+ आयन है वो कहाँ पर है बच्चों, याद रखना, ये ल्यूमेन के अंदर है, ये थाइलाकोइड की ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने का मतलब ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा है हम लोगों को पता चल गया, ये हो रहा है फोटोसिस्टम सेकंड के पास। एक वाटर का अणु, 2 जल का अणु यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, जिसमें 4 H+ आयन निकल रहे हैं, साथ में ऑटो निकल रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। हमें यह अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए कि जल विघटन यानी जल का टूटना फोटोसिस्टम सेकंड से संबंधित है, जो कि थाइलाकोइड की झिल्ली के भीतर की ओर होता है, यानी कि कहाँ हो रहा है, ये ल्यूमेन के अंदर हो रहा है। तब इस दौरान बनने वाले प्रोटॉन्स एवं ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होगी, ऑब्वियस सी बात है ल्यूमेन के अंदर ही मुक्त होती है, ठीक है, अथवा झिल्लिका के बाहर नहीं, झिल्लिका के बाहर नहीं होगी, केवल कहाँ पे होती है, ल्यूमेन यानी अवकाशिका के अंदर ही मुक्त होती है। अब बात करते हैं चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में।
तो जेड स्कीम तो हमने अच्छे से देख लिया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन हम लोगों ने अच्छे से देख ली है। उसके बाद साइक्लिक वाला भी हम लोग देखेंगे, वो भी काफ़ी ईजी है, शॉर्ट है। जीवों के अंदर ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकालने और उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने एनिमल होते हैं, उनके अंदर एनर्जी, एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, बात है यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो लिविंग है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। किस फॉर्म के अंदर, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म के अंदर। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एडीपी है, एडीपी के साथ में अगर मैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बॉन्ड बनाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये एटीपी बन जाता है। अब एटीपी के अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड है, कहाँ पर, जहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस एडीपी के साथ में, ये बॉन्ड के अंदर यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड है। ये बॉन्ड बनाकर तो क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। क्योंकि जब ये वापस से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो विशेष पदार्थ जैसे कि बात करें एटीपी, इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती है, ओके। तो कोशिकाओं द्वारा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर क्लोरोप्लास्ट हो, इन दोनों के अंदर एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। चाहे एटीपी कहाँ पर बने, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर बने। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बनता है उसके अंदर लाइट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, हाँ, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एटीपी बनता है उसके अंदर लाइट की रिक्वायर्ड होती है। तो वहाँ पर हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें लाइट की उपस्थिति के अंदर एडीपी जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है, जिससे क्या बन जाता है, एटीपी बनता है। पॉइंट क्लियर हो गया। जब दो फोटो सिस्टम सीक्वेंस के फॉर्म में काम करते हैं, जिसमें से आपको पता है फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो पहले काम करता है और फर्स्ट जो होता है वो बाद में काम करता है, क्योंकि फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, फोटो सिस्टम सेकेंड से ही आता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम लोग इसको बोलते हैं, जो अभी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जुड़े होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है, लाइक फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है, प्लास्टोसाइनिन वगैरह होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला बोलते हैं, पूरी चेन बोलते हैं, उससे वो जुड़े होते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने जेड स्कीम के अंदर देख चुके हैं, ऑलरेडी पहले हमने इसको जेड स्कीम में देख लिया था। एटीपी और NADPH पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव, इसको हम लोग नॉर्मल NADPH भी बोल सकते हैं, NADPH में हम इसको बोल सकते हैं। इन दोनों ही इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। कहने का मतलब है ATP एंड NADPH ये दोनों कहाँ पर बन रहे हैं, नॉन साइक्लिक के अंदर। नॉन साइक्लिक के अंदर एटीपी कहाँ से बनेगा, किस तरह से बनेगा, हम लोग अभी कीमोऑस्मोसिस देखेंगे, उसके अंदर पता चल जाएगा। जो H पॉजिटिव आयन ल्यूमेन के अंदर जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। जब केवल मान लो फोटोसिस्टम फर्स्ट ही क्रियाशील होता है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात करें पहले तो फोटोसिस्टम फर्स्ट होता कहाँ पर है। जब हमने क्लोरोप्लास्ट के लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो आपने एक वर्ड सुना होगा, स्ट्रोमा लेमिला। जैसे ये बहुत सारे थाइलेकोड्स, ये बहुत सारे थाइलेकोड्स, इन दोनों को जोड़ने वाला जो थाइलेकोड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं। और इस स्ट्रोमा लेमिला के अंदर ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट ही प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर केवल और केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ना तो यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन होता है, ना कुछ और। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तब इलेक्ट्रॉन, देखो जब केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट ही क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम में ही घूमता है। और फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन साइक्लिक प्रवाह के कारण होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता हुआ वापस उसी के पास आ जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हो रहा है, वापस घूम के फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर आ रहा है। संभवतः ये प्रवाह जो होता है वो स्ट्रोमा लेमिला के अंदर होता है। अंडरलाइन कर लेना, स्ट्रोमा लेमिला क्या होता है, दो जो ग्रेनम होता है उनको लिंक करने वाला जो थाइलेकोइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं। ग्रेना की मेम्ब्रेन अथवा लेमिला में फोटोसिस्टम फर्स्ट एवं सेकंड दोनों होता है। आपको मैंने बता दिया था, यहाँ पर जो होता है जिसको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं, सिंगल को ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना थाइलेकोइड बोलते हैं, इसके अंदर तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही होते हैं, बट स्ट्रोमा लेमिला के अंदर केवल और केवल
फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? ओके। जबकि और बात करें स्ट्रोमा लेमेला के अंदर क्या क्या नहीं होता है। स्ट्रोमा लेमेला के अंदर ना तो फोटोसिस्टम सेकेंड होता है और ना ही NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होने का मतलब यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, NADPH का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। जो एक्साइट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो NADP पॉजिटिव में पारित नहीं होता, जैसे मैंने आपको बता दिया था, बल्कि वापस से कहाँ पे आ जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस चेन के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है, यानी साइक्लिक घूमते रहते हैं वो। अतः चक्रीय प्रवाह के अंदर केवल ATP का फॉर्मेशन होता है, केवल ATP सिंथेसाइज होता है, ना कि NADPH का यहाँ पर सिंथेसाइज होना। ठीक है, तो ना यहाँ पर NADPH बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैं चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करूँ तो ये तभी होता है जब जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से अधिक हो, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तब ये साइक्लिक हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को साइक्लिक के बारे में याद रखना है। तो मैं आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड की दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। दो लेयर होती है लिपिड की जिनके द्वारा ये सिंगल मेम्ब्रेन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन बनी होती है। ओके, मान लो जब लाइट यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट, मान लो जब लाइट जो होती है वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की यहाँ पर पेनिट्रेट हो रही है, यहाँ पर आपतित हो रही है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है जो किसके पास जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। तो बच्चों याद रखना फोटोसिस्टम फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, FES होता है। क्या होता है, FES होता है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, देखो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P700, ठीक है, P700 हम इसको लिख सकते हैं। तो FES जो होता है वो क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसको ट्रांसफ़र करता है, याद रखना ये करता है FD यानी कि फेराडॉक्सिन को ये ट्रांसफ़र करता है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, फेराडॉक्सिन के पास चला गया। वैसे जेड स्कीम के अंदर हमने देखा था फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम को। लेकिन फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर NADP रिडक्टेज एंजाइम होता ही नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वापस से घूम के किसके पास आ जाता है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ जाता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 के पास जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है किसके पास, साइटोक्रोम F के पास। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइंड होता है और क्या बनाता है, ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, ध्यान से समझना ये कहाँ पर होता है, इसकी जो पोजीशन है वो याद रखना, ये साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाता है, वापस घूम के ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ जाता है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट होकर FES के पास चला गया था, ऑब्वियस सी बात है वही इलेक्ट्रॉन घूम के वापस से फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ चुका है। यानी कि ये घूमता हुआ आ चुका है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्री यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम इसको बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, तो यहाँ पर बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओनली क्या बनाता है, ATP बनाता है। ओनली ATP का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, ओनली किसका निर्माण हो रहा है, ATP का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही देख लिए हैं। तो हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही फोटोफॉस्फोराइलेशन अच्छे से चेकआउट कर लिया, अच्छे से देख लिया है। ओके, तो NCERT की हम लोग फिर से रीडिंग लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब आता है इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, इसके अंदर आता है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ईजी है, हम लोग समझेंगे इसको। ओके, तो हम लोग बात करेंगे अब कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। मोस्टली वो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो किन्होंने दिया था,
तो मैं आपको बताऊं ये जो हाइपोथेसिस थी वो दी थी पीटर मिचेल ने। ओके, ये 1961 के अंदर उन्होंने दिया था, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के विषय में उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। अगर इस हाइपोथेसिस की बात करें तो इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो क्या है? याद रखना, इलेक्ट्रॉन परिवहन चाहे वो श्वसन हो या फिर प्रकाश संश्लेषण हो, दोनों के अंदर ही प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स हम इसको बोलते हैं, उनके द्वारा ये उत्पन्न होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करें तो आपने देखा होगा जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन जो इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। तो इसके अंदर H+आयन होते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर H+आयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रेडियंट इसके अंदर ज़्यादा होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट इसके अंदर ज़्यादा होता है, जो प्रेशर के द्वारा यहाँ से किधर आते हैं, इसके अंदर मैट्रिक्स के साइड आते हैं, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो पार्टिकल लगे होते हैं वो F0 पार्टिकल लगे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, F0 पार्टिकल यहाँ पर लगे होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। लेकिन अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं F1 F0 पार्टिकल, तो क्लोरोप्लास्ट के विषय में इसको हम लोग बोलते हैं CF0 CF1 पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CF0 CF1 हम लोग पार्टिकल इसको बोलते हैं। सी टर्म्स यूज करते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के लिए। और मोस्टली नॉर्मली अगर बात करें F1 F0 पार्टिकल्स, तो वो केवल किसके लिए यूज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। ये मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो प्लीज इसको अच्छे से समझना। ओके, तो चलते हैं ब्लैंक पेज के अंदर। ओके, तो ये हमने देखा था जेड स्कीम, ठीक है। ये हमने क्या देखा था? जेड स्कीम देखा था, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और H+ आयन इस ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। वहीं बात करें प्लास्टोक्विनोन के द्वारा भी H+ आयन स्ट्रोमा से कहाँ पर पंप कर दिए जाते हैं? इस ल्यूमेन के अंदर पंप कर दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें रफ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर केवल और केवल हम लोग देखेंगे कीमो ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कीमो ऑस्मोसिस के बारे में। ओके, चलो मैं इस पूरे को रफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मैंने एक सिंगल थाइलाकॉइड की स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ पर क्या है? एक सिंगल थाइलाकॉइड है। ये ध्यान से देखते हुए चलना। ये क्या? एक सिंगल थाइलाकॉइड्स है। ओके, इस सिंगल थाइलाकॉइड्स के अंदर आप लोगों को पता है नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पर जैसे जेड स्कीम देखा था, जो कहाँ पर हो रही थी? इसके मेम्ब्रेन के अंदर हो रही थी। तो इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ पर ब्रेक हो रहा था? इसके ल्यूमेन के अंदर। ये है ल्यूमेन। तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो यहाँ पर H+ आयन निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलता है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो आपको पता है यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, जिसके द्वारा किसका निर्माण हो गया था? NADPH पॉजिटिव का यहाँ पर निर्माण हो गया था, साथ में एक H+ और। तो ये जो पोर्शन है वो क्या है? स्ट्रोमा है। यानी कि स्ट्रोमा के अंदर जो H+ आयन थे उनको कौन वापस से पंप कर रहा था ल्यूमेन के अंदर? प्लास्टोक्विनोन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। इसका मतलब इस ल्यूमेन के अंदर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे होता क्या? ल्यूमेन की जो pH थी वो डाउन आ गई, pH कम हो गई ना। H+ आयन बढ़ रहा है, pH कम हो गई, pH कम होने का मतलब एसिडिक ये ज़्यादा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड या फोटोसिस्टम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से वो चेन चल रही थी, फिर किसको दे दिया था? यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, देन वापस से फोटोसिस्टम फर्स्ट, देन यहाँ पर FeS फेरोडॉक्सिन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर दिए थे? ये NADP रिडक्टेज एंजाइम को। तो उस कंडीशन के अंदर प्रोटॉन यानी कि H+ आयन जो थे वो झिल्लिका के पार चला जाता था। इससे क्यों होता है? ध्यान से देखना। ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी ग्राही होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फियोफाइटिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है फियोफाइटिन, जिसको हम लोग बोलते हैं।
जो अपने इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी कि इलेक्ट्रॉन वाहक इलेक्ट्रॉन कैरियर को स्थानांतरित नहीं करता। ये किसको करता है, याद रखना, ये हाइड्रोजन वाहक को। ये हाइड्रोजन वाहक क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन होता है, उसको ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय ये जो अणु होता है लाइक ये प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन एक H+ को, ध्यान समझना, एक प्रोटॉन एक H+ को लेता है। जब यह अणु यानी ये प्लास्टोक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्लिका के भीतर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 वाहक को देता है। देखिए ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से किधर जाता है, फियोफाइटिन के पास जाता है, फियोफाइटिन से जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाता है तो उसी दौरान ये H+ आयन को पंप करता है, कहाँ पर, इस थाइलेकोइड के ल्यूमेन के अंदर। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। थाइलेकोइड के ल्यूमेन के अंदर ये H+ आयन को पंप करता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो झिल्लिका के अवकाशिका के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, NADP रेडक्टेज एंजाइम झिल्लिका के स्ट्रोमा की साइड होता है। ये है NADP रेडक्टेज एंजाइम जो कहाँ पर है, झिल्लिका के स्ट्रोमा की साइड है। यहाँ पर स्ट्रोमा है ना, तो इस मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा की साइड ये प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये NADP पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करता है, ये NADPH पॉजिटिव के अंदर ये अपचयित करने का काम करता है। और ये प्रोटॉन जो होता है वो स्ट्रोमा से आते हैं। ये प्रोटॉन यानी ये जो प्रोटॉन ले रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये स्ट्रोमा से ही आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसके अंदर ध्यान से देखना, इस झिल्लिका के अंदर लगा होता है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान समझना, इस झिल्लिका के अंदर प्रेजेंट होता है CF0F1 पार्टिकल, CF1F0 पार्टिकल, जिसका जो हेड होता है वो होता है स्ट्रोमा के साइड। हेड कहाँ पर होता है इसका, स्ट्रोमा के साइड। और इसका जो स्टॉक होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इस मेम्ब्रेन के अंदर धंसा रहता है। इस हेड को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, F1 यानी कि CF1 पार्टिकल्स, और ये वाला होता है CF0 पार्टिकल्स यानी F1 या फिर इसको F0 हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर जो इंक्रीज हुई है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर इसकी प्रवणता बहुत ज़्यादा है और बाहर H पॉजिटिव की प्रवणता कम है। तो ये जो अंतर होता है, इस अंतर के कारण H+ आयन यहाँ से बाहर की साइड भागेंगे। कहाँ जाएंगे, यहाँ से बाहर की साइड। किसके द्वारा जाते हैं, ये F0 F1 पार्टिकल्स के द्वारा जाते हैं। तो इसके जो हेड होता है F1 जो होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ATP सिंथेटेज एंजाइम। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ATP सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये ATP सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, ये ADP से ATP का फॉर्मेशन करता है। ADP से ATP का फॉर्मेशन करता है, याद रखना, ये ADP से ATP का फॉर्मेशन करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। तो चलिए हम लोग इसका रीडिंग लगाते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना। ओके, तो ये सारी बातें हमने यहाँ तक कर ली थी इसकी। ओके, तो आइए यह समझे कि किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होती है। हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन के सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होता है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। यानी कि जो प्रोटॉन प्रवणता होती है, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर विकसित हो रहा है, कहने का मतलब है ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, स्ट्रोमा में कम। ये किस कारण से होता है, देखो, जल का अणु जब टूटता है तो झिल्लिका के अंदर की तरफ टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। अतः जल के विघटन से भी हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, वो थाइलेकोइड के ल्यूमेन में संचित हो जाते हैं। ओके, दूसरी बात करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के माध्यम से गति करते हैं तो प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है, H+ आयन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही जो कि कहाँ पर होता है, झिल्लिका के बाहर की साइड होता है। कौन सा होता है, याद रखना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, याद रखना, फियोफाइटिन होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप भी लिख लेना, फियोफाइटिन, ठीक है। यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता। किसको करता है, ये हाइड्रोजन वाहक। हाइड्रोजन वाहक क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन, अंडरलाइन करना, प्लास्टोक्विनोन होता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को लेता है। कौन लेता है, यह का मतलब प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को लेता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्लिका के भीतर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है। किसको देता है, अंदर वो
साइटोक्रोम, क्योंकि आपको पता है प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, साइटोक्रोम के अंदर जाता है। यानी कि ध्यान से देखना, ये प्लास्टोक्विनोन है और यहाँ पर साइटोक्रोम B6 है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है उस टाइम ये स्ट्रोमा से H+ आयन लेता है और ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर स्ट्रोमा है, यहाँ पर ल्यूमेन है, बस। तब प्रोटॉन के अंदर और अथवा झिल्लिका की अवकाशिका के अंदर ये मुक्त कर देता है। तो प्रोटॉन को कहाँ पर कर देता है, ये ल्यूमेन के अंदर मुक्त कर देता है। सेकेंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो कि झिल्लिका के स्ट्रोमा के साइड होता है, जैसे कि NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर स्ट्रोमा है, ठीक है, और ये इसके आउटसाइड होता है, स्ट्रोमा की साइड होता है, यानी कि मैं कहूँ कि ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। फोटोसिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन NADP पॉजिटिव को NADPH से अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है। अब ये जो देखो ध्यान से, NADPH का जो निर्माण हो रहा है, यहाँ पर ये सही नहीं लिख रखा, यहाँ पर ऐसा होगा NADP से NADPH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऑब्लिक लगा ऐसे लिख सकते हैं NADPH। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आ रहा है वो इस ल्यूमेन से नहीं आ रहा, वो इस स्ट्रोमा से आ रहा है, स्ट्रोमा से। यानी कि देखो यहाँ पे लिखा प्रोटॉन जो होता है वो स्ट्रोमा, जिसको हम लोग पिट्ठिका बोलते हैं, क्वेश्चन में लिखना है इसको, पिट्ठिका से आते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। कहने का मतलब है यहाँ का जो H+ यूटिलाइज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, स्ट्रोमा से हो रहा है। तो स्ट्रोमा के अंदर तो H+ आयन कम हो रहा है और ल्यूमेन के अंदर H+ आयन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे ग्रेडियंट विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो थाइलेकोइड के अंदर H+ की जो सांद्रता होती है बहुत ज़्यादा हो गई। कहने का मतलब है pH क्या हो गई यहाँ पर, अब कम हो गई, ठीक है, pH क्या हो गई यहाँ पर, कम हो गई। ये H+ आयन फोर्सफुली कहाँ पर जाते हैं, इस प्रोटीन के पास, जिसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो F0 जो होता है वो इसके अंदर, इसका जो स्टॉक होता है वो इसके अंदर धंसा रहता है। जो हेड पार्ट होता है वो ऐसे मान लो मशरूम जैसा होता है, मशरूम के जैसा होता है, ठीक है, ये हेड पार्ट होता है। यहाँ पर लगा होता है ATP सिंथेटेज एंजाइम, जो क्या करता है, ADP से ATP का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया इतना, ओके। तो पढ़ते हैं आगे इसको। अतः क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या कम हो गई। देखो स्ट्रोमा के अंदर कम हो गई क्योंकि स्ट्रोमा का जो प्रोटॉन था उसको प्लास्टोक्विनोन भी धकेल के कहाँ पे ला रहा था, ल्यूमेन में। H+ था, उसको कौन, NADP रिडक्टेज एंजाइम यूज कर रहा था NADPH पॉजिटिव बनाने में, जिससे होता है कि स्ट्रोमा का H पॉजिटिव आयन कम हो गया यानी घट गया। जबकि ल्यूमेन यानी अवकाशिका के अंदर प्रोटॉन का जो संचय है यानी प्रोटॉन को जो संख्या है वो बढ़ गई। इस प्रकार ये थाइलेकोइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे ग्रेडियंट बन जाता है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, और साथ ही साथ ल्यूमेन की जो pH होती है वो कम हो गई, क्योंकि H+ आयन बढ़ गया तो pH कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर अम्लीयता ज़्यादा हो गई। हमारे लिए प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई, तो समझते हैं क्यों है। क्योंकि प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण, जब ये टूटती है तब ये ऊर्जा मुक्त करती है। कैसे, वो देखना। यह प्रवणता इसलिए भी भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद ATPase के पारगमन, यानी पारगमन का मतलब होता है ये F0 से निकलता है, उसके माध्यम से स्ट्रोमा के अंदर जाता है। ध्यान से देखना, तो ये इस तरह का बना होता है जैसे मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, ओके। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका ये जो हेड पार्ट होता है वो स्ट्रोमा के साइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। और ये वाला जो स्टॉक वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसने लिखा भी है, आपको याद होगा कि ATPase एंजाइम पे 2 भाग होते हैं, जिनमें एक तो होता है F0, F0 यानी F0, जो झिल्लिका में अंत स्थित होता है, यानी जो झिल्लिका के अंदर धंसा रहता है, स्टॉक वाला पार्ट, तथा एक होता है पारगमन झिल्लिका चैनल की संरचना बनाता है, तथा एक पारगमन झिल्लिका तंत्र। झिल्लिका चैनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक टनल यानी गुफा का निर्माण करता है जहाँ से H+ आयन बाहर जा सके, जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण को आगे बढ़ाता है। यानी प्रोटॉन का विसरण मतलब यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोटॉन कम है, तो ज़्यादा से कम की साइड प्रोटॉन मूव करते हैं। क्लियर हो गया। और इसका दूसरा भाग होता है F1, जो थाइलेकोइड की बाहरी सतह है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा की तरफ ये होता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है।
उसके ऊपर ये उधर्व के रूप में होता है, ठीक है। प्रवणता का जो भंजन होता है, भंजन मतलब उसकी जो सामर्थ्य होती है वो पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण एटीपीएज के कण, जिसको हम लोग F1 बोलते हैं, उसके अंदर परिवर्तन आता है। जिससे होता क्या है, ये एंजाइम ऊर्जा से प्रचुर एटीपी का संश्लेषण कर सके। या जैसे ही H+ आयन इस टनल से बाहर निकलते हैं तो F1 पार्टिकल से होकर गुजरते हैं, जिससे जो एनर्जी इस एंजाइम को मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में संश्लेषित हो जाती है, यानी कि एटीपी के फॉर्म में इसका सिंथेसाइज हो जाता है। रसोपरासरण, जिसको हम लोग कीमोऑस्मोसिस बोलते हैं, उसके लिए एक तो होना चाहिए झिल्ली का, मेम्ब्रेन का होना चाहिए, एक होना चाहिए यहाँ पर प्रोटॉन पंप, यानी कि एक तरफ प्रोटॉन ज़्यादा एक तरफ प्रोटॉन कम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्रवणता बोलते हैं। साथ साथ एटीपीएच की आवश्यकता होती है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, इसके अंदर आ चुका है कि कीमोऑस्मोसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक है। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है, ताकि थाइलाकोइड ल्यूमेन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। क्योंकि ल्यूमेन के अंदर सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, आपको पता है एटीपी उतने ज़्यादा बनेंगे। तो जो एटीपीएज के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देती है। यह एटीपीएच एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है, जो एटीपी संश्लेषण को प्रेरित करती है। बड़ा सिंपल है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मान लो ये है थाइलेकोइड, मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूं, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल होता है F0, ये है F1 पार्टिकल। तो यहाँ पर है ल्यूमेन और बाहर है स्ट्रोमा। तो ल्यूमेन के अंदर H+ की जो कंसंट्रेशन होती है, ग्रेडियंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये फोर्सफुली H+ कहाँ जाता है, इस F0 जो कि एक टनल यानी एक गुफा का निर्माण कर रही है, एक प्रोटीन चैनल का निर्माण कर रही है, जिसके माध्यम से ये जाता है। F1 जो होता है वो हेड पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, ये एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है, एडीपी से एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये जो एटीपी होता है वो संश्लेषण का काम करता है, जिसके अंदर ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर ली जाती है। जैव संश्लेषण का मतलब CO2 से ग्लूकोज बनाने के अंदर यहाँ पर एटीपी और NADPH इन सभी का यूटिलाइज हो जाता है उसके आगे, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें CO2 का स्थिरीकरण होता है और शर्करा का संश्लेषण होता है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एटीपी NADPH कहाँ पर उपयोग होते हैं, डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है, CO2 किस तरह से ग्लूकोज का निर्माण करती है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे, टेक केयर।